नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हमारा आहार एवं पोषण विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ये। इसमें प्रोटीन के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और लगभग 50 आंसर आपको यहाँ पर मैं आराम से दे दूँगी, तो बने रहिए क्लास में अंत तक। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये आपके एस्टेट के लिए भी हो बिल्कुल इक्वली इम्पोर्टेंट है, जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए। होम साइंस का कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का है, आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। गरिमा त्रिपाठी जी, आपका मैसेज आता है एस्टेट के लिए। तो ये प्रोटीन जो है न्यूट्रिशन साइंस में कॉमन सारे टॉपिक हैं, मैंने देखा है। सारे विटामिन्स हैं, खनिज हैं, प्रोटीन्स वगैरह, फैट्स, जो भी आपके स्थूल तत्व या सूक्ष्म तत्व होते हैं, सारे हैं। भोजन पकाने की विधियाँ, मैंने सिलेबस को चेक कर लिया, तो धीरे धीरे सभी टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट और ये दोनों मैं लेकर चल ही रही हूँ। और अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो हम 50 क्वेश्चन का आप लोग कहोगे तो 4-5 जो भी एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम से पहले तो सभी मिक्स भी प्रैक्टिस करा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के कमेंट पर डिपेंड करता है। आप लोग कुछ सही कमेंट करते ही नहीं हो, 2-4 लोग करो तब तो मैं आपको कुछ करूं। आप लोग बस वीडियो देखते हो, थोड़ा बहुत देखते हो और चले जाते हो, तो मुझे भी कई थोड़ा मैं भी परेशान चल रही हूँ कि मुझे चैनल पर कोई बहुत ज़्यादा सही चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। जो कुछ बच्चे हैं 2-4, जैसे गरिमा त्रिपाठी जी हैं, वो रोज़ मैसेज करती हैं, अर्श यादव हैं, तो इन लोगों की वजह से मैं, और भी बच्चे हैं कुछ सबके नाम नहीं अभी एकदम याद है मुझे, तो उनकी वजह से मैं ये क्लासेस आपके लिए मैं रोज़ लेकर आ रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें रिप्लाई देते हैं कि हाँ कंटिन्यू प्रैक्टिस कराइए, सारे मिक्स सेट लेकर आइए, तो हम वो भी आपको ज़रूर कराएंगे। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रोटियोज है किस भाषा का शब्द है? ए है लैटिन भाषा का, बी है ग्रीक भाषा का, सी है फ्रेंच भाषा का, डी है अरबी भाषा का। तो आपको पता है प्रोटीन, तो ये तो सभी को पता होगा। जो प्रोटीन को ग्रीक भाषा में प्रोटियोज कहते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान रखने वाला। ठीक है, टू टेक फर्स्ट प्लेस है ना, तो प्रथम स्थान रखने वाला इसका अर्थ होता है। ओके, रखने वाला। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा चाहिए कि खोज किसने की है। तो खोज जो की है इसकी की है मुल्डर ने खोज की थी इसकी। मुल्डर ने ही नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की खोज की थी। नाइट्रोजन युक्त इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। समय था 1838 का, 1838 का। और अगर हम बात करें मुल्डर कौन थे, तो ये डच के एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या कहा था? प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बताया था। लेकिन अगर इसमें अमाउंट पूछा जाए तो 16% जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है। कहीं कहीं आपको आंसर में देखने को मिल जाता है 16 से 20%। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्लियर रखिएगा। ओके, अब हम नामकरण की बात कर लेते हैं। प्रोटीन के नामकरण की अगर हम बात करें तो नामकरण इनका किया था बर्जीलियस ने। ठीक है, बर्जीलियस ने नामकरण किया था। ओके, बर्जीलियस ने नामकरण किया था। संरचना की अगर हम बात करें, ओके, संरचना की बात करें, संरचना किसने दी है? तो संरचना में रोल तो 2-3 लोगों का था, लेकिन जो मेन माने जाते हैं वो माने जाते हैं लिनुस पॉलिंग। ठीक है, पॉलिंग। इनको ज़्यादातर एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है तो पॉलिंग नाम ही लिखा होता है, लेकिन कभी कंफ्यूज करने को पूरा नाम भी दे सकते हैं, तो लिनुस पॉलिंग इनका पूरा नाम होता है। ठीक है, ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अगर हम थोड़ी सी बात और कर लें, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम है, तो मैं सोच रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रोटीन के विषय में बताती चलूँ। तो अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो, ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो, तो आपको 4 से लेकर, ठीक है, 4 से लेकर 4.1 तक कैलोरी यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 आंसर देखने को मिलते हैं। कभी कभी 4 कैलोरी भी मिलता है, कभी कभी 4.4 कैलोरी भी मिलता है, और कभी जो अभी मैंने लिखा है ऊपर वाला 4 से लेकर 4.1 तक कैलोरी आपको यहाँ पर मिल जाती है जब 1 ग्राम प्रोटीन आप खाते हो। प्रोटीन की इकाई आपसे कभी भी पूछी जाए तो आप क्या जवाब दोगे? कि इसकी इकाई जो होती है अमीनो एसिड होती है। अमीनो एसिड होती है इसकी इकाई। ठीक है, ये अमीनो एसिड इसकी इकाई होती है। और अगर हम बात करें कितने अमीनो एसिड मिलकर आपके एक प्रोटीन बनता है, तो 10 आवश्यक अमीनो एसिड मिलते हैं और 10 अनावश्यक एमिनो एसिड मिलते हैं, तब जाकर एक प्रोटीन का ये 20 हो गए, और तब जाकर क्या होगा? एक प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, एक प्रोटीन का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, और यही जो 20 एमिनो एसिड हैं, यही क्या कहलाते हैं? प्रोटीन की इकाई कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर रहा?
बढ़े हम आगे। अगर आपसे इसका बॉन्ड पूछा जाए, जो आपका प्रोटीन होता है या एमिनो एसिड होता है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है। जैसे हमने कहा 20 होते हैं, ठीक है, तो ये किससे जुड़े होते हैं, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ओके। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि अगर ये पूछा जाए इनकी अधिकांश मात्रा शरीर के किस भाग में पाई जाती है, अधिकांश मात्रा किस में पाई जाती है, तो हम क्या जवाब देंगे आपको, अधिकांश हमारी ये पाए जाते हैं मांसपेशियों में, ठीक है। मांसपेशियों में सबसे ज़्यादा, या मांसपेशियों के जो ऊतक होते हैं उनमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा देखी जाती है। लगभग अगर आपसे पूछ लिया जाए कितना, तो आप आंसर करोगे 1/3, ठीक है। 1/3 हिस्सा जो होता है मांसपेशियों में पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि 1/5वां भाग किस में पाया जाता है प्रोटीन का, तो 1/5वां भाग जो होता है कह सकते हैं हम अस्थि हैं, उपास्थि हैं, दांत हैं और त्वचा में पाया जाता है। उसके बावजूद भी थोड़ा सा अमाउंट बच जाता है जो हमारे रक्त में, हीमोग्लोबिन में, लसिका में पाया जाता है, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन में समय ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का वह प्रकार जो उसकी गुणवत्ता को नहीं दर्शाता। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से एक ऐसा इनमें से आपको युग्म चुनना है जो क्या करता है, प्रोटीन की गुणवत्ता को नहीं दर्शा रहा है। कौन सा होगा, क्या पूर्ण प्रोटीन है, संयुग्मी प्रोटीन है, अपूर्ण प्रोटीन है, या फिर आंशिक पूर्ण प्रोटीन है। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको ये है कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। जैसे प्रोटीन के वर्गीकरण की हम बात करते हैं, ठीक है, वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है, गुणवत्ता के आधार पर, ओके, गुणवत्ता के आधार पर। दूसरा होता है प्राप्ति साधन के आधार पर, प्राप्ति साधन के आधार पर। और तीसरा होता है भौतिक गुण व घुलनशीलता के आधार पर, ठीक है। पहला प्रोटीन का वर्गीकरण क्या है, गुणवत्ता के आधार पर। दूसरा क्या है, प्राप्ति के आधार पर। और तीसरा क्या है, भौतिक गुण व घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण प्रोटीन का किया जाता है। जो गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण है वो 3 तरीके से किया जाता है। कौन कौन सा, एक तो पूर्ण प्रोटीन है, दूसरा अपूर्ण प्रोटीन है, और तीसरा आंशिक पूर्ण प्रोटीन है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे गुणवत्ता के आधार पर ही पूछा जा रहा है कि गुणवत्ता को नहीं दर्शाता। मतलब 3 तो गुणवत्ता को दर्शा रहे हैं, ओके, 3 तो गुणवत्ता को दर्शा रहे हैं, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। तो एक जो आपका आंसर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है वो है संयुग्मी प्रोटीन। जो संयुग्मी प्रोटीन होता है वो किसका है, भौतिक गुण व घुलनशीलता के आधार पर माना जाता है। जैसे कि इसमें एक तो यही है, एक और आता है, 2 और आते हैं। एक होता है कौन सा, साधारण प्रोटीन, और दूसरा कौन सा होता है, व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो यहाँ पर संयुग्मी प्रोटीन, साधारण प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन कौन से हो गए, भौतिक व गुणवत्ता के आधार पर, भौतिक गुण व घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण ये हो गए 3, ठीक है। अब बचा प्राप्ति साधन के आधार पर, तो आप जानते हो वनस्पति से मिलता है प्रोटीन और प्राणिज से मिलता है। क्वेश्चन 3 है, साधन के आधार पर प्रोटीन को वर्गीकृत किया जा सकता है। साधन के आधार पर प्रोटीन को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो गुणवत्ता के आधार पर हमने आपको बताया 3 तरीके का होता है, पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन और आंशिक प्रोटीन, ठीक है। और हमने भौतिक गुण व घुलनशीलता के आधार पर बताया साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। अब आपसे पूछा यहाँ पर जा रहा है किसके आधार पर, साधन के आधार, साधन का मतलब प्राप्ति हमें कहाँ से होती है उसके आधार पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा 2, क्योंकि हमने आपको बताया भी था, एक होता है प्राणिज, ओके, और दूसरा होता है क्या, वनस्पति, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वनस्पति। तो हमें ये 2 जगह से प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है, 2 जगह से प्रोटीन प्राप्त होता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसमें भी, जो साधन के आधार पर आपके प्रोटीन होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वनस्पति की। जो वनस्पति होता है, ठीक है, वनस्पति होता है वो प्रोटीन जो होते हैं वो उनके कई नाम हैं। जैसे आपसे पूछा जाए मध्यम कोटि के प्रोटीन, तो आप कहोगे वनस्पति। आपसे पूछा जाए आंशिक अपूर्ण प्रोटीन अगर शब्द मिले क्वेश्चन पेपर में, तो भी समझ जाना वनस्पति की बात हो रही है। या फिर आपसे कहा जा सकता है निकृष्ट, आपको ये शब्द बहुत मिलता है,
निकृष्ट प्रोटीन। तो निकृष्ट प्रोटीन जो होते हैं, मध्यम प्रोटीन, मध्यम क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं, आंशिक पूर्ण जो प्रोटीन होते हैं वो आपके वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, जैसे कि दाल है, सोयाबीन है, राजमा है, बादाम है, इस तरीके के बहुत सारे मेवे वगैरह। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो वनस्पतिक प्रोटीन होते हैं उनमें 9 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एक प्रकार नहीं पाया जाता है सिर्फ। ठीक है, एक प्रकार की कमी होती है, मतलब 9। अगर आपसे पूछा जाए वनस्पति जगत में कितने प्रकार के अमीनो एसिड मिलते हैं तो 9 प्रकार के मिलते हैं, इसीलिए ये सेकेंड क्लास कहे जाते हैं, क्योंकि एक अमीनो एसिड इसमें से गायब होता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या हम कैसा कहते हैं, सेकेंड क्लास प्रोटीन कहते हैं। ओके, क्योंकि फर्स्ट क्लास प्राणिज कहलाएंगे, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, मिसिंग एमिनो एसिड कहेंगे। मिसिंग क्योंकि एक मिस है, इसलिए हम इसको मिसिंग एमिनो एसिड कहते हैं। ज़्यादातर 9 ही पाए जाते हैं, मतलब एक ही मतलब गायब होता है इसमें। ठीक है, बकाया लगभग हो सकता है 1-2 कभी भी क्वेश्चन में मिल जाता है कि 1-2 गायब होते हैं, तो ऐसे भी मान सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य इतना है, जो आपके वनस्पति जगत के प्रोटीन होते हैं, अगर आप इसमें से मान लो 100 ग्राम मतलब 100% खाते हो, तो ये 100% ऑब्जर्व नहीं होगा। कितना होगा, 60%, 60-65% ही। मान लो आपने 100 ग्राम प्रोटीन खाया तो आपको 60-65 ही ऑब्जर्व आपकी बॉडी कर पाती है। ठीक है, अब हमने वनस्पति की बात कर ली, इसकी थोड़ी कमियां थी वो बता दी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा साधन प्राप्ति की, प्राणिज की बात कर लेते हैं, जो हमें जानवरों से मिलता है। खासतौर से ये कहा जाता है कहाँ से मिलता है, मतलब सॉरी, दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली, जो भी है पशु जगत या फिर प्राणी जगत हम इसको कहते हैं। ठीक है, वहाँ से मिलते हैं, तो ये हम कह सकते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, क्योंकि सेकंड क्लास तो आपको अभी हमने बताया वनस्पति जगत है, तो हम इनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। और क्या कहते हैं, टोटल एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टोटल एमिनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ अगर पूछी जाए तो भी आप समझ जाना प्राणिज की बात हो रही। आप अगर कितना खाते हो, 10 ग्राम भी खाते हो समझने के लिए, ठीक है, 10 ग्राम खाते हो, 20 ग्राम खाते हो, तो पूरा 100 के 100% ये ऑब्जर्व बॉडी कर लेती है इसको। ठीक है, तो ये हो गए साधन प्राप्ति के आधार पर 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, साधन या प्राप्ति के आधार पर 2 तरीके की। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन लिख दिया, ये मिसिंग है, थोड़ा गड़बड़ है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 2 ही तरीके के होते हैं, प्राणिज और वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो जल अपघटन के बाद एमिनो अम्ल में विभक्त होते हैं कहलाते हैं। ए है व्युत्पन्न प्रोटीन, बी है संयुक्त प्रोटीन, सी है सरल प्रोटीन, डी है निम्न में से सभी। आपसे पूछा जा रहा है जो जल अपघटन या टूटने के बाद सिर्फ एमिनो एसिड में ही विभक्त होते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो है ये किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन किसके ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपको व्युत्पन्न प्रोटीन मिला, ठीक है, एक संयुक्त प्रोटीन मिला, एक सरल प्रोटीन मिला। ठीक है, तो व्युत्पन्न प्रोटीन किसके अंतर्गत आता है बताइए। तो चाहे व्युत्पन्न प्रोटीन हो, चाहे संयुक्त प्रोटीन हो या सरल प्रोटीन है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये भौतिक संरचना, हमने आपको अभी वर्गीकरण बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बताया, तो उसी में भौतिक संरचना के आधार पर या फिर हम कह सकते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर ये तीनों पॉइंट आपको दिए गए हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर, मतलब ये वर्गीकरण आपको यहाँ पर, ये तीनों जो वर्गीकरण आपको प्रोटीन को के दिख रहे हैं, तो वो भौतिक संरचना या रासायनिक संरचना के आधार पर दिख रहे हैं। इससे पहले अभी हमने बात की तो वो किसके साधन प्राप्ति के आधार पर किया था, उससे पहले हमने जो बात की थी वो गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन के वर्गीकरण की बात की। तो मैं अपने हिसाब से आपको सारा कुछ बताती चल रही हूँ। और हाँ, फिर भी अब मैं मानती हूँ जो प्रोटीन है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो चीज़ें रह तो जाएंगी एक क्लास में। मान लो मैं 2-3 घंटे की बना दूँ और आप पढ़ो भी ना, तो मेरी मेहनत भी बेकार है और आपका समय भी बेकार जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास में आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए ना आपका समय बर्बाद हो ना मेरा। तो कुछ चीज़ें रह जा रही हैं बीच बीच में, बेशक मुझे भी याद आ रही हैं, चीज़ें रह जा रही हैं। क्यों रह जा रही हैं, क्योंकि मैं खुद खींचती हूँ क्लास को, क्योंकि बहुत लंबी क्लास ना आप पसंद करते हो और फिर मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया ये तीनों प्रकार भौतिक संरचना पर रासायनिक घुलनशीलता के आधार पर दिए हुए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, सरल प्रोटीन। क्यों होगा, ये जो प्रोटीन होता है जल अपघटन के माध्यम से क्या होता है, पूरी तरह एमिनो अम्ल में विभक्त हो जाता है। तो सरल है, सरल के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरी तरह से ये टूटने की क्षमता रखता है। अब आपसे पूछा जाए कि इसके उदाहरण दे दीजिए, जैसे उदाहरण आपसे पूछे जाए सरल प्रोटीन के, तो अंडे का जो एल्बुमिन है, अंडे का प्रोटीन है ना एल्बुमिन, आपने पढ़ा होगा। इतनी चीज़ें तो अगर थोड़े पुराने भी होंगे कॉम्पिटिटर आप, तब भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अंडे का एल्बुमिन हो सकता है यहाँ पर। गेहूँ में कौन सा पाया जाता है, सभी को पता है, ग्लूटेलिन्स। ठीक है, ग्लूटेलिन्स
टेलिन्स, ठीक है, टेलिन्स। ओके, दालों में पाया जाता है प्रोलेमिन्स, दालों में प्रोलेमिन्स, 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 ठीक है। और बालों में पाया जाता है फाइबरस प्रोटीन, बालों का है ये, ठीक है, फाइबरस। ओके, फाइबरस प्रोटीन बालों में पाया जाता है। तो ये सरल प्रोटीन के उदाहरण है, ठीक है। ये पूरी तरह टूटने की क्षमता को रखते हैं, ठीक है। भौतिक संरचना में हमने सरल प्रोटीन की बात कर ली और मेरा मन ऐसा कह रहा है कि थोड़ी सी बात हम आगे भी कर लें जो आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाएं। जो संयुक्त प्रोटीन होते हैं मैं जल्दी से इनको बोल दूंगी और आप इनको बहुत ईजिली समझ भी जाओगे। जो संयुक्त प्रोटीन होते हैं इसमें क्या होता है, एक तो सरल प्रोटीन, जैसे कि सरल प्रोटीन, ठीक है, और उसके साथ कोई कार्बनिक या अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक, ठीक है, या फिर कार्बनिक या फिर अकार्बनिक, अकार्बनिक मतलब खनिज कोई हो गया, ठीक है, खनिज जो होते हैं मिनरल्स होते हैं वो अकार्बनिक में आते हैं, या तो कोई कार्बनिक या फिर कोई अकार्बनिक तत्व जरूर जुड़ा होता है, जैसे कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आप जानते हो क्या खनिज है, ठीक है। अब फास्फोरस प्लस प्रोटीन तो क्या हो जाएगा, फास्फोप्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर मान लो फॉस्फोरस, अब मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगी और उसके बाद समझा दूंगी, ठीक है। फास्फोरस प्लस क्या हो गया, प्रोटीन। तो अब इसको इक्वल करोगे, क्या है, क्या करोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, फास्फोप्रोटीन, ठीक है, फास्फोप्रोटीन। ऐसे ही अगर आप न्यूक्लिक प्लस प्रोटीन करोगे तो न्यूक्लियोप्रोटीन, हिम प्लस प्रोटीन, हिम भी आयरन है, ठीक है, हिम भी आयरन है। तो हिम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है तो हीमोग्लोबिन। लाइपेज बसा होती है, लाइपेज प्लस प्रोटीन तो लाइपोप्रोटीन। तो संयुक्त प्रोटीन जो होते हैं, कोई एक कार्बनिक तत्व या अकार्बनिक तत्व को प्रोटीन में जोड़ दो तो उसे हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन की हम बात आगे कर ले, शायद क्वेश्चन दिया, हाँ देखो दिया है। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं, अभी हम जो व्युत्पन्न प्रोटीन की बात पीछे छोड़ दी है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। व्युत्पन्न प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, क्या 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का या फिर 5 प्रकार का। तो जो व्युत्पन्न प्रोटीन आपके होते हैं ये होते हैं बच्चों 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं प्राथमिक व्युत्पन्न, ओके, दूसरे होते हैं द्वितीयक व्युत्पन्न, ठीक है। व्युत्पन्न लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, आप देख लीजिएगा, द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन। अच्छा, सबसे पहले तो आपको व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये जो प्रोटीन होते हैं इनका जो निर्माण होता है कैसे होता है, ध्यान रखना, ताप, ओके, जल या फिर पाचक जो रस होते हैं, ठीक है, पाचक रस, जो पाचक रसों की प्रक्रिया के दौरान इनके टूटने से होता है। जो प्रोटीन ताप, जल और पाचक रसों की प्रक्रिया के दौरान टूटते हैं या विखंडित होते हैं उनको हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। क्लियर हुआ। जो प्रोटीन ताप, जल, पाचक रसों के दौरान विखंडन की प्रक्रिया द्वारा या खंडित होने की प्रक्रिया द्वारा, मतलब इन 3 चीज़ों का माध्यम में 3 चीज़ें दिखेंगी आपको, ताप, जल और पाचक रस। इनके माध्यम से जो प्रोटीन टूटे उसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। कितने प्रकार के बताए, 2 प्रकार के, एक तो प्राथमिक प्रोटीन, दूसरा द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। एक प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, दूसरा द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। अच्छा, जो प्राथमिक व्युत्पन्न होते हैं, जो प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं, थोड़ी सी बात इनकी कर लें क्योंकि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनमें जब हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, हाइड्रोलाइसिस आप जानते हो ये भी एक विखंडन का ही रूप है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया जब होती है प्रोटीन पे, मतलब प्रोटीन को तोड़ने की जब प्रक्रिया होती है तो इनमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम ही परिवर्तन होता है। इसी को हम कहते हैं प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, जिसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना हो, ठीक है, जिसपे किसका, ताप का, जल का, पाचक रसों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन। इनके 3 उदाहरण होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, मतलब 3 होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्रोटीओन्स होते हैं, प्रोटीओन्स, ठीक है। प्रोटीन का नाम प्रोटीओज है लेकिन ये प्रोटीओन्स होते हैं। दूसरा होता है, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार में एक हो गया प्रोटीओन्स, दूसरा हो गया कौन सा, मेटा प्रोटीन, ओके, मेटा प्रोटीन, ओके, मेटा प्रोटीन। और तीसरा कौन सा हो गया, जमने वाला प्रोटीन, जमने वाला प्रोटीन, जमने वाला प्रोटीन, ओके, जमने वाला। जैसे अंडे का एल्बुमिन होता है, ताप के प्रभाव में जम जाता है, तो ये वो वाला प्रोटीन हो गया। मेटा प्रोटीन को हमेशा याद रखना, जो अम्ल क्षार की प्रोसेस से तैयार होता है उसे हम कहते हैं मेटा प्रोटीन। मेटा
मेटा प्रोटीन किसे कहते हैं, जो अम्ल क्षार के प्रोसेस से तैयार होते हैं, निर्मित होते हैं। जैसे कि इनका नाम भी ऐसा ही मिलेगा, एसिड प्रोटीन, एसिड एल्बुमिन, क्षारीय प्रोटीन। कभी भी जब भी एसिड एल्बुमिन या क्षारीय, एसिड और क्षारीय तत्व कभी भी लिखा मिले तो समझ जाना मेटा प्रोटीन की बात चल रही है। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स वो प्रोटीन होते हैं जैसे कि दूध से दही बनना, जिसे मतलब केसीन का जम जाना, जमे रक्त में फाइब्रिन पाया जाता है। ठीक है, फाइब्रिन का जमना, तो ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स के रूप होते हैं। अगर केसिन पूछा जाए, फाइब्रिन पूछा जाए, किसका रूप है, तो व्युत्पन्न प्रोटीन के का जो प्रकार है प्रोटीन्स, उसका इसका रूप है। अगर अम्ल क्षार प्रोटीन पूछे जाए कौन से हैं, तो ये मेटा प्रोटीन है। अंडे का एल्बुमिन कौन सा प्रोटीन है, तो ये जमने वाला प्रोटीन है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत आता है। क्या आप जानना नहीं चाहोगे द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन कौन से होते हैं, क्योंकि अब बात हो रही है तो कंप्लीट ही हो जाए। ठीक है, द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन कौन से होते हैं, जो द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं, यह जो प्रोटीन होते हैं प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के अपघटन से बनता है। जो प्राथमिक थे उनमें मैंने कहा हाइड्रोलिसिस का जब प्रोसेस होता है तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बस क्या हुआ, जम गए, दूध से दही जम गया। ठीक है, रक्त जम गया, फाइब्रिन की सहायता से रक्त जम गया। ठीक है, तो जम रहे ना, अंडे पर ताप पड़ा तो वो जम गया, यही सारी चीज़ें तो हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह विखंडित होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं ना प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन पर कम इफेक्ट पड़ता है अम्ल क्षार का, लेकिन द्वितीयक पर पूरी तरह से, मतलब अच्छी तरह से अपघटित हो जाते हैं। तो ये भी बनते प्रभावित किससे होते हैं, ताप से, अम्ल से, क्षार से ही होंगे। ठीक है, ओके, किससे, ताप और अम्ल क्षार से ये भी प्रभावित होंगे। लेकिन इनके उदाहरण अगर हम बात करें तो एक तो होते हैं प्रोटियोसिस, बस इतना ही याद कर लो, बुक में भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, प्रोटियोसिस। ठीक है, दूसरा पेप्टोन्स, अगर आपसे मतलब ये पूछे जा सकते हैं उदाहरण तो ये याद रखना, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्या हैं, आपके द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 6, नाखून के जीवित भाग में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, ए है हार्डिन, बी है इलाइडिन, सी है लाइपोप्रोटीन, डी है मेटा प्रोटीन। तो नाखून के जीवित भाग में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे बच्चों हम कहते हैं इलाइडिन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मूंगफली में भी इलाइडिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ये प्रोटीन और कहाँ पाया जाता है, तो मूंगफली में भी पाया जाता है। ठीक है, मूंगफली में भी इलाइडिन प्रोटीन पाया जाता है। हार्डिन जो प्रोटीन होता है वो किसमें, जौ में पाया जाता है। ठीक है, जौ में पाया जाता है हार्डिन प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन अभी हमने बताया था कौन सा प्रोटीन का उदाहरण है, ये संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है, जब लाइपेज प्लस प्रोटीन मिलते हैं तो संयुक्त प्रोटीन बनता है, तो इसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। लाइपेज मतलब बसा और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ठीक है, मेटा प्रोटीन अभी हमने बताया जो अम्ल क्षार प्रोटीन होते हैं तो वो मेटा प्रोटीन कहलाते हैं, ये व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तेज आंच पर जमे प्रोटीन का पाचन डैश से होता है, मतलब देरी से होता है, पाचन ही नहीं होता, जल्दी से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जमे प्रोटीन का जो पाचन होता है, कौन से प्रोटीन, जब तेज आंच पर आप प्रोटीन को पका दो तो उनका पाचन हमेशा देरी से होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन की कमी से होने वाली समस्याएं क्या हैं, क्वाशियोरकर है, ओडिमा है, चंद्राकृति मुख है या उपर्युक्त सभी। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों जो समस्याएं होती हैं वो निम्न में से सभी होती हैं, लेकिन हम आगे बात करेंगे क्वाशियोरकर की। अगर हम बात करते हैं तो किन लोगों को होता है, ये 1 से 4 साल तक के बच्चों को होता है, 1 से 4 साल तक के बच्चों को ये होता है। इस रोग में ऊर्जा की कमी नहीं होती है, मतलब ऊर्जा और कैलोरी की कमी नहीं होती है। किसकी कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। ओके, इतना लगभग पता भी होगा आप सभी को। क्या हो जाता है इसमें, वृद्धि में क्या होगी, गिरावट हो जाएगी, वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है, रुकावट आ जाती है। ओडिमा, सूजन हो जाती है, इसी में क्वाशियोरकर में ओडिमा हो जाता है, सूजन हो जाता है। ओडिमा की कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में पानी भर जाता है, जो हमारे शरीर के ऊतक होते हैं उनमें पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से जो रक्त होता है उसमें किसकी कमी हो जाती है, सीरम एल्बुमिन की कमी हो जाती है। ठीक है, सीरम एल्बुमिन की कमी हो जाती है। ओके, एल्बुमिन की कमी हो जाती है, सीरम एल्बुमिन की कमी हो जाती है, इतना याद रहेगा। मांसपेशियों का क्षय होने लगेगा, मतलब मांसपेशियां खंडित होने लगेगी, इस वजह से प्रोटीन की कमी है तो रक्त के साथ हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, मतलब रक्तहीनता, एनीमिया भी हो जाएगी। मानसिक परिवर्तन भी होगा, क्योंकि कमजोरी वगैरह में जब हमें फूड भी ढंग से ना मिले, हमारे शरीर में समस्याएं हो तो मानसिक समस्याएं आप जानते हो ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लगती है, और भी समस्याएं जैसे बाल झड़ना, होंठ फटना इत्यादि देखने को मिलता है।
मून फेस की बात करें, चंद्राकृति की, तो ये चंद्रमा के समान मतलब कैसा मुंह हो जाता है, गोल मुख हो जाता है, गोल मुंह यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नाड़ी संस्थान ये जब समस्याएं होती हैं, चाहे क्वाशियरकर हो चाहे प्रोटीन की कमी की मेनली जो समस्याएं होती हैं उसमें नाड़ी संस्थान भी प्रभावित होता है। त्वचा, अभी हमने कहा होंठ फटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र संबंधी भी विकार होने लगते हैं, जैसे कि वसा का पाचन नहीं हो पाएगा, यकृत बड़े आकार का हो जाएगा और साथ ही साथ यकृत कड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए किस कंडीशन में यकृत कड़ा हो जाता है, तो प्रोटीन की जब कमी होती है तो यकृत भी कड़ा हो जाता है, भूख कम लगती है और डायरिया व उल्टी की समस्या भी देखने को मिलती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, मेरास्मस का लक्षण नहीं है। ए है ओडिमा, बी है वजन कम, सी है अधिक उम्र का दिखना, डी है वसा का जमाव कम। ठीक है, मेरास्मस का इसमें लक्षण नहीं है। तो जब मेरास्मस की समस्या होती है तो यहाँ पर क्या समस्या देखने को नहीं मिलती है? क्या ओडिमा की समस्या जो होती है मेरास्मस में नहीं होती है? क्यों? क्योंकि हड्डियाँ सुत जाती हैं, बिल्कुल ही कंकाल दिखने लगता है, तो कहीं भी मोटा नहीं दिखता बच्चा, है ना, कहीं भी पानी नहीं भरा होता है, बल्कि जो भी त्वचा होती है वो सब सिर्फ हड्डियों पर त्वचा ही रह जाती है। ठीक है, अंदर का सब मांस वगैरह इसमें सूख जाता है। ठीक है, तो तभी इसको सूखा रोग भी कहते हैं, मेरास्मस को सूखा रोग कहते हैं। अच्छा, समय पूछ लिया जाता है, जो मेरास्मस का समय क्या है, तो कई बार आपको 6 माह से 18 माह मिलेगा। ठीक है, 18 माह मिलेगा, लेकिन आपको बता दूं ये प्लस कभी कभी 4 वर्ष तक का भी माना जाता है, जैसे कि 1 से 4 वर्ष का क्वाशियोरकर माना जाता है। तो ऐसे 6 माह से 4 वर्ष भी आपको आंसर मिल सकता है। ये दोनों ही आंसर दिए हुए हैं बुक्स में। ठीक है, और ऑथेंटिक बुक है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, इसमें ऊर्जा प्लस प्रोटीन दोनों की कमी होती है, ऊर्जा प्लस प्रोटीन की कमी होती है, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा प्लस प्रोटीन की यहाँ पर कमी होती है। जो मेरास्मस है, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, तो मेरास्मस भी जैसे प्रोटीन है ग्रीक भाषा का शब्द, तो मेरास्मस भी ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ अगर पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है व्यर्थ होना। ठीक है, व्यर्थ होना मतलब शरीर क्या हो जाता है, बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, टू वेस्ट हो जाता है, शरीर में कुछ बचता नहीं है। ठीक है, सूजन इसमें बिल्कुल नहीं होती, अभी मैंने कहा ओडिमा की समस्या नहीं होती है। वजन कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति अधिक उम्र का दिखता है, ये भी बिल्कुल सही है। यकृत, यहाँ पर भी क्या होता है, यकृत जो होता है उस पर वसा का अभाव, जो वसा होती है उसका जमाव बिल्कुल नहीं रहता है। मतलब आपके जितने भी शरीर में सूक्ष्म में तत्व, मतलब कह सकते हैं आपके जो कोमल अंग होते हैं उनमें सब पे आप जानते हो चिकनी लेयर चढ़ी होती है सपोर्ट के लिए। ठीक है, पूरे शरीर में आप जानते हो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर भी एक चिकनी परत लगी होती है जो कि वसा की बनी हुई होती है। ठीक है, फैट की बनी हुई होती है, लेकिन जब शरीर में फैट ही नहीं है तो ये सारी जो लेयर होती हैं ये सब टूटने लगती हैं। ठीक है, जिसे हम श्लेष्मक झिल्ली कहते हैं, तो ये सारी भी टूटने लगेंगी। शिशु अधिक उम्र का दिखेगा, लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एक ही आपसे पूछा था लक्षण नहीं है, तो वो ओडिमा का लक्षण जो है क्वाशियोरकर में दिखता है, मेरास्मस में नहीं दिखता, और सभी सही हैं। ठीक है, और सारे लक्षण मेरास्मस के हैं। बढ़े हम आगे। क्वेश्चन 10 है, प्रोटीन का अवशोषण होता है। ए है छोटी आंत में, बी है बड़ी आंत में, सी है आमाशय में, डी है उपर्युक्त सभी में। तो प्रोटीन का जो अवशोषण होता है, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जो अवशोषण है इसका, वो आप सही बताऊँ तो छोटी आंत में भी होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो होता है छोटी आंत में होता है 60% तक। ओके, उसके बाद जो बड़ी आंत में होता है अवशोषण वो 28% होता है, तो उससे कम होता है बड़ी आंत में। और सबसे कम लगभग 11% जो होता है, 11% जो होता है वो होता है आमाशय में। तो सभी में होता है अवशोषण, लेकिन छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होता है, बड़ी आंत में उससे कम, आमाशय में सबसे कम। तो 3 अंगों में प्रोटीन का अवशोषण होता है। क्लियर हुआ? बढ़े हम आगे। प्रोटीन का अगर पाचन की हम बात करें तो इसका पाचन भी तीनों जगह होता है, आमाशय में भी होता है, पक्वाशय में भी होता है, और शेषांत जिसे हम इलियम कहते हैं। ठीक है, स्टमक में होता है, ड्यूडेनम में होता है और इलियम में होता है। और इसका पाचन किस माध्यम में होता है ये पूछा जाए तो अम्लीय माध्यम में। प्रोटीन का पाचन जो होता है अम्लीय माध्यम में होता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कौन कौन से जो मतलब एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाते हैं ये पूछा जाए तो रेनिन बच्चों में प्रोटीन का पाचन करता है, आपको पता है। पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ओके, ट्रिप्सिन, ओके, और कायोट्रिप्सिन, ये सब क्या है, प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक तत्व हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक प्रश्न है लास्ट, मैंने 10 क्वेश्चन की क्लास रखी थी पर ये इंपॉर्टेंट था इसलिए डालिए। मिलान करना है आपको, एक तरफ कार्बन है, सल्फर, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और यहाँ पर अमाउंट को मैच करना है। तो कार्बन कितना प्रतिशत होता है आप सभी जानते हो, कितना, 50% होता है।
ओके। नाइट्रोजन सबको ही पता होगा कितना होता है, 16% होता है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 32% होती है। और सल्फर और फॉस्फोरस कितना होता है, 3% होता है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, पहले का तीसरा, अच्छा एक ही में दिया हुआ है, ठीक है। और सल्फर फॉस्फोरस कितना, 3% होता है, तो मतलब दूसरा, ठीक है। नाइट्रोजन 16%, मतलब चौथा बिल्कुल सही है। और ऑक्सीजन कितना, 32%, ये भी सही। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और कुछ रह गया इसमें, और क्या क्या पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन भी पाया जाता है। हाइड्रोजन को H2 से मेंशन करते हैं। H2 जो कितना होता है, हाइड्रोजन होता है 7%, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है, 7% होता है, ध्यान रखिएगा। ओके। कार्बन 50%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 16%, या 16 से 20% भी कभी कभी लिखा मिल जाता है, तो ध्यान रखना। हाइड्रोजन 7%, और सल्फर और फॉस्फोरस दोनों ही 3-3% होते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।